स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 10 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। करीब करीब 100 करोड़ मतदाताओं वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2024 दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। देश के सबसे बड़े नेता आज चुनाव की तैयारियों में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मंथन कर रही है और मोदी ने आज रोड शो करके मैसेज क्लियर कर दिया। 2024 में बीजेपी का चेहरा मोदी है और मोदी ने सड़क पर उतरकर 10 करोड़ कार्यकर्ताओं को बता दिया कि वक्त आ गया है। 23 में 9 राज्यों के चुनावों से रिहर्सल होगा और 24 में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में पार्टी की अग्नि परीक्षा होगी। आज और कल 2 दिनों तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। ये करीब करीब साफ हो गया है कि 2023 और 24 में संगठन का चेहरा जेपी नड्डा ही होंगे। 2 दिन में बीजेपी ये तय करेगी कि 23 और 24 में किन मुद्दों पर चुनाव में फोकस करना है। मोदी की में G20 जैसा मेगा इवेंट, सांस्कृतिक विरासत, 5 प्रण और लोक कल्याण के मुद्दों को किस तरह जनता के बीच लेकर जाना है। एक तरफ बीजेपी ने आज 16 जनवरी को अपना मंच सजा लिया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी 30 जनवरी को अपनी स्टेज सजाने वाले हैं। राहुल का विपक्षी एकता का शो उधार के नेताओं के भरोसे है। अखिलेश और मायावती के आने की कोई उम्मीद नहीं बची। राहुल के मंच पर कौन कौन होगा तय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने बता दिया है कि हमारे पास मोदी और योगी दोनों हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अलग अलग राज्यों में कितने चेहरे हैं। आज मुकाबला में संगठन, चेहरा, गठजोड़, मुद्दा, इन सभी विषयों पर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों पर करेंगे बात। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद, स्वागत है आपका बीजेपी से। अरविंद वाजपेयी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी। महिमा जैन, प्रवक्ता कांग्रेस। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत महिमा जैन जी आपसे कर रही हूं। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है, कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। इसमें आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि ये बीजेपी की बौखलाहट है या किसी प्रकार का डर है? प्राची जी नमस्कार। सबसे पहले तो नाम में त्रुटि है, उसका सुधार कर दूं। महिमा सिंह नाम है मेरा, माफ कीजिए। और देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी सियासत शुरू हुई है। 2024 की दौड़ जो भाजपा बौखलाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका फोकस सदैव रहा है मन की बात पर। मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते हैं। और आज जब जन की बात सुनने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, जिसमें व्यवसायी हों या किसान हों या श्रमिक हों या छात्र हों या महिलाएं हों या बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग बराबर उसमें आकर के हिस्सा ले रहे हैं और अपने मुद्दे सीधा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बता रहे हैं, तो भाजपा ऐसे में नहीं समझ पा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और ऐसे में जैसा कि हमारे नेता जयराम रमेश जी ने स्पष्ट तौर पर कहा भी है कि ऐसे में वो एक तरह से ये हास्यास्पद लग रहा है कि दिल्ली के अंदर ही ये समझ नहीं आ रहा किसके विरुद्ध कर रहे हैं, कौन से मसलों पर कर रहे हैं। एक रोड शो दिल्ली के अंदर कर दे रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक है उनकी अपने संगठन के तौर पर है, ठीक है, लेकिन उसमें जनता को पेश करने के लिए उनके पास क्या है, जनता की बात सुनने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं वो, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। आज ये समय है जब भाजपा का रिपोर्ट कार्ड तैयार होने की तरफ है और उनको आज ये जवाबदेही करनी होगी कि पिछले इतने वर्षों में दूसरी टर्म उनकी पूरी होने को आ रही है, उन्होंने क्या दिया जनता को, जनता के कौन से मुद्दों को सुना। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। हाँ। आज भारत की जो सुरक्षा है, जो ये अखंडता की बात करते हैं, उसके ऊपर आंच बनाई थी और वो हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से उसकी अनदेखी भाजपा सरकार करती रही। ठीक है महिमा जी, आप जो बातें कह रही हैं और आपने मेंशन किया अपने नेता को कि जयराम ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने किस तरीके की बातें कही हैं, उन्होंने क्या कहा है, जल्दी से एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आपके पास लौटूंगी। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं।
तो महिमा जी, सवाल यही है कि 122 दिन से आप चल तो रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी ने 30 जनवरी से पहले जो आप विपक्षी एकता दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले ही अपनी शक्ति दिखा दी कि उनके पास, उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी बड़े बड़े नेता उनके पास हैं। राहुल गांधी के साथ कौन कौन है? इतने किलोमीटर वो पैदल चल दिए, 122 दिन बीत गए, उनके साथ कौन कौन आया? प्राची जी, राहुल गांधी जी के साथ तो भारत के करोड़ों नागरिक हैं, जो मैंने आपको बताया कि व्यवसायी हों, कृषक हों, छात्र हों, या चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, उन्हें ये दिखाई दे गया कि राहुल गांधी दिन में महिला सुरक्षा की बात करके रात में बिल्किस बानो के गुनाहगारों को रिहाई नहीं दे देते। वो जवाबदेही करते हैं, वो जनता से आकर के बात करते हैं। एक तरफ एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 8 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और एक तरफ हमारे नेता हैं, राहुल गांधी हैं, जो 122 दिन से चल रहे हैं। तो 11वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं पंजाब के अंदर जाकर के, और वहां पर मीडिया के साथ ही ये देखते हैं कि किस प्रकार से एक एक प्रश्न का जवाब राहुल गांधी जी देते हैं, और किस तरह से वो उनसे अपनत्व से, या चाहे वो जनता के मुद्दों की बात करना हो, जनता से सीधे रूबरू होना हो, वो बात करते हैं। और उसको लेकर के एक सवाल पूछा गया था कि एमएसपी पर गारंटी क्या कांग्रेस देगी, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था। उसमें राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं ऐसे हल्के में ये बात नहीं कर सकता, कोई जुमला नहीं दे सकता, इस पर मैनिफेस्टो कमेटी काम करेगी, रिसर्च होगी, और तब हम बताएंगे हम क्या दे सकते हैं, हम क्या नहीं दे सकते। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम देने की बात की और हमने दे दिया। कांग्रेस ने जो जो चीजें, जो जो वायदे किए, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को न्यूनतम आय देने की, 1500 रुपए देने की का वायदा किया, उस पर कमेटी बैठा दी है। 1 महीने के अंदर उस पर रिपोर्ट तैयार होगी और उसको दे दिया जाएगा। ठीक है महिमा जी, ये बात रही योजना की, और इस पर मैं जरा जवाब ले लेती हूँ राकेश जी की, फिर उसके बाद उस चिट्ठी पर आएंगे जो कांग्रेस ने लिखी है, कितने विपक्षी नेताओं का उन्हें साथ मिल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राकेश जी, कांग्रेस ये सीधा सीधा कह रही है कि आप बौखला गए हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इतनी सफल हुई है, लोगों का साथ उनको मिल रहा है, यही वजह है कि आप अब अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 23 में 9 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। देखिए, जंगल में क्या होता है, जब शेर आता है तो गीदड़ भागते हुए कहता है कि देखो शेर डर गया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का सार क्या है, एसेंस ऑफ राहुल यात्रा क्या है। इट इज फॉर द राहुल, ऑफ द राहुल एंड बाय द राहुल। बोले 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार क्या है। यह देश तरस गया है सोनिया जी, राहुल गांधी जी की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि जानने के लिए कि आर्थिक दृष्टि क्या है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी जी के आने के बाद 1998 से आज तक 5 पृष्ठों का कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया है। बैठकर नरेंद्र मोदी जी को कोसने से और ये दावा करने से कि नरेंद्र मोदी जी की जो शोभा यात्रा है वो राहुल गांधी की यात्रा से डर के दिख रहा है, यह हास्यास्पद है। एक राजनीतिक पार्टी जो हाशिए पर है, जो उत्तर प्रदेश से शून्य है, बिहार में शून्य है, मध्य प्रदेश में साफ हो रही है, राजस्थान में साफ होने के रास्ते पर है, देश के सभी राज्यों से उखड़ कर फेंकी जा चुकी है, मतदान में उसके पास मत नहीं मिलते हैं, उसके पास उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, वह पार्टी करे कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी डर गई। अब मैं बताता हूं नरेंद्र मोदी जी की शोभा यात्रा का तात्पर्य क्या है। किसी लोकतांत्रिक पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का महत्व होता है, और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, आज एक ग्लोबल लीडर के रूप में देश में, दुनिया में स्थापित हो रहे हैं। पहली बार हुआ कि भारत का कोई प्रधानमंत्री जिनके हस्तक्षेप को दुनिया के, चाहे बाइडेन हो कि पुतिन हो, चाहे मैक्रोन हो कि मॉरिसन, जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शख्सियत को इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि कोई भारत है, इसलिए उन्होंने 8 सालों में दुनिया में सभी निर्णायक मसलों पर बहुत ही क्रिटिकल जजमेंट दिया है, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे अर्थ की सुरक्षा का सवाल हो। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी की शोभा यात्रा, ये जनता का स्वस्फूर्त उनके प्रति, अपने लोकप्रिय नेता के प्रति स्वस्फूर्त था। वे राष्ट्रीय कार्य समिति में जा रहे हैं, कार्यकर्ता आए, उन पर पुष्प वर्षा की, और नरेंद्र मोदी जी ने देश को क्या दिया। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, 88,000 स्टार्टअप्स है। एक स्टार्टअप का मतलब समझते हैं, इस देश में जो एक मेंटल रिवॉल्यूशन लाया है आर्थिक क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने, लोगों में जो एक आत्मविश्वास बढ़ा है पढ़े लिखे नौजवानों में, चाहे टेक्निकल पढ़ाई है, नॉन टेक्निकल पढ़ाई है, तो देश में जो एक आर्थिक स्थिरता और आर्थिक स्वावलंबन
और आर्थिक आत्मविश्वास आ रहा है। यह कांग्रेस के 70 सालों के शासन में हमने देख लिया है कि राकेश जी, ये तो आपकी उपलब्धि रही, लेकिन अब कांग्रेस भी तो एकता की बात कर रही है, विपक्षी एकता की बात कर रही है, बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है और एक एक करके तमाम नेताओं को इकट्ठा कर रही है। कांग्रेस अपने हाथ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं इसकी बौखलाहट तो नहीं थी। देखिए, भानुमति का कुनवा आप समझती होंगी, ये भानुमति का कुनवा है। ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब जो 370 के विरोध में अब तक रट लगा रहे हैं, वो वही उन्हीं पार्टियों को बुलाया जाए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनका अपना ही आत्मविश्वास समाप्त हो चुका है। ये वंशवादी पार्टियों का गठजोड़ बनने जा रहा है और इस देश में लोकतंत्र बनाम वंशवाद, विचार बनाम दृष्टिविहीनता की लड़ाई चल रही है, नेतृत्व बनाम नेतृत्व विहीनता की लड़ाई चल रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, दूसरी तरफ बताइए विपक्ष में कौन सा नेतृत्व है? किसे लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार करने तैयार हैं? एक अनार 100 बीमार, जितने लोग हैं सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यानी सब चाहते हैं। जब जब विपक्षी एकता की बात होती है, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जाता है कि जी ये वही चाहते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये वही चाहते हैं कि देश की राजनीति किसी तरह से दलदल में फंस जाए, कोलिशन पॉलिटिक्स आ जाए, जिसमें दो सदस्यों का महत्व बढ़ जाए, 4 सदस्यों का महत्व बढ़ जाए, उसमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। तो देश के बारे में एक बुरी परिस्थिति की कल्पना करके स्वयं को सत्ता में बैठाने की जो कल्पना है वो विपक्ष में हो रही है। ये 24 आ जाए कि 44 आ जाए, जब विपक्ष की बात रहेगा, भारतीय जनता पार्टी वही रहेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी की बात होती है, जब भारत जोड़ो यात्रा की बात होती है तो विपक्षी एकता की भी बात होने लगती है और बीजेपी एक सवाल जरूर पूछती है कि विपक्षी एकता तो ठीक है, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये आप लोग कैसे तय कीजिएगा और इसका जवाब कैसे मिलेगा? थैंक यू प्राची जी, दोबारा से आपके शो में शिरकत कर रहा हूं और मैं राकेश जी जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। जंगल में शेर आता है, जंगल राज ही तो बना लिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। जैसे महिमा सिंह जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये जंगल राज ही है। जब आप बिल्किस बानो के कातिलों को बाहर निकालते हो, उनके रेपिस्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। जंगल राज ही तो है दिल्ली में जो रहा है, जंगल राज ही तो है आसाम और मेघालय, आसाम और मिजोरम, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बीच में लड़ाई हो रही है। जंगल राज नहीं तो क्या है ये? मैं मानता हूँ जंगल राज छोड़िए साहब, हम लोकतंत्र और बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की बात करने आए। बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान, जिसको आप लोग नहीं मानते, गोलवलकर साहब ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था, इस संविधान विदेशी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। संविधान में और कैसे प्रधानमंत्री बनेगा मैं आपको बता दूंगा प्राची जी, 20-40 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में जो आवाम के साथ राब्ता बन रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का राब्ता बन रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं अक्सर कहता हूं भारतीय झूठी पार्टी, डर रही है। लेकिन मैं वापस से राकेश जी का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने स्टार्टअप्स की बात की। स्टार्टअप्स इतने मजबूत हो गए, लगातार मैं इनको बता रहा था, आप ये इसका शो ऑफ मत कीजिए। सिर्फ दिसंबर में 2 लाख लोगों को इंडियन टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स ने ले ऑफ किया है। और सिर्फ अमेज़न नाम की कंपनी, भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने दिसंबर में 18,000 भारतीयों को ले ऑफ किया है, सिर्फ अमेज़न। स्टार्टअप का नाम लीजिए, मैं आपको प्राची जी व्हाट्सएप कर देता हूं, भेज दीजिए राकेश जी, माननीय राकेश जी को। सारे बड़े स्टार्टअप्स ने भारत में ले ऑफ करना शुरू किया। टेक स्टार्ट ले ऑफ सबसे ज्यादा भारत में हो रहे हैं। स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे हैं। आता हूं मैं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह है बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान। इसके अंदर सही लिखा हुआ है कि जो एमपीज चुने जाएंगे वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। आज भी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, प्राची जी आपने अगर वोट दिया हो, राकेश जी ने वोट दिया हो, मोदी जी को नहीं दिया, भाजपा को दिया, और वहां की जो एमपी चुनकर आते वो तय करते प्रधानमंत्री कौन होता है। अब ये संविधान को नहीं मानते तो ये सवाल हो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो एमपी चुनेंगे वो बनेगा प्रधानमंत्री, वो राहुल जी हो या कोई और हो। भैया आप संविधान में मानो ना। मोदी जी प्रेसिडेंशियल लेकिन तहसीन जी, ये तो अकेले दम पे 350 सीट लाने का दावा करते हैं, 350 प्लस सीटें लाने का वादा करते हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि सामने अब विपक्ष की तस्वीर क्या बनेगी? मैं इनको थैंक यू कहता हूँ, इनका धन्यवाद कहता हूँ। अकेले दम पे 350 ला रहे ना आज राकेश जी, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जानते हैं आज ये एमपी है, या डिक्लेयर कर दे इंडिया टीवी, आप ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, एनडीए का अलायंस टूट गया है, अकेले लड़ रहे चुनाव, भाजपा के लिए लड़ रहे, या मेरे एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए वाजपेयी जी बोल दे कि हम नहीं लड़ रहे इनके साथ, एलजेपी को भी हम बाहर कर रहे हैं, हम अकेले दम पे 350 लाएंगे, हमको एलजेपी की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बोल दे, कर दे राकेश जी डिक्लेयर, आप ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, मैं भी उनको थैंक यू बोलूंगा। क्या इसमें दिक्कत क्या है? ये कहां से अकेले लड़ रहे? एनडीए के अलायंस में, इनका अलायंस पार्टनर इंडिया टीवी पे बैठा है, हम लाएंगे, हम कहां से लाएंगे भैया? चलिए अरविंद जी,
अरविंद जी, जो बातें अभी महिमा जी ने कही और जो बातें भी तहसीन जी कह रहे हैं कि देखिए आप बेशक कितना भी रोड शो कर लीजिए, आप बेशक कितनी भी भव्यता दिखा लीजिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन इस देश में मुद्दे तो हैं और 9 राज्यों में जब चुनाव होंगे आने वाले वक्त में तो आपका परीक्षण हो जाएगा कि आप कितना खरे उतरे जनता के भरोसे पर। यही तो फर्क है और इनमें और बीजेपी में। बीजेपी तो मेच्योरिटी से चुप तरीके से बैठी हुई है और अपना व्यवहार करती है पॉजिटिव जो होता है, लेकिन इनसे वो भी नहीं होता है। अब देखो ना, इन्होंने चिट्ठी लिखी, 21-22 पार्टियों को बुला लिया, जो मेन प्लेयर हैं उनको छोड़ ही दिया। काहे की स्ट्रेटेजी है? टीआरएस वाले की 17 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 42 सीटें हैं, उसके बाद पंजाब में केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल 20 सीटें हैं और एक और स्टेट बचा हुआ है उसमें भी ऐसे 100 सीटों वालों को तो इन्होंने छोड़ ही दिया बिल्कुल। काहे की विपक्षी के एक करोगे? 543 में से अगर 100 पहले ही निकाल दोगे तो काहे की स्ट्रेटेजी है? और दूसरा क्या कर रहे हैं ये राहुल बाबू, ये अपना नेतृत्व दूसरों पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो माफ करना, वो सारे के सारे जो लोग हैं, कोई 1 बार का मुख्यमंत्री, कोई 2 बार का मुख्यमंत्री, कोई 3 बार का, और सारे अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी से ज्यादा बार एमपी भी रहे हैं। पॉलिटिक्स उनको बड़ी अच्छी तरीके से आती है। ये भारत यात्रा के नाम पे अपना नेतृत्व अगर किसी पे ठोकना चाहोगे तो कोई उसको नहीं मानने को तैयार हो रहा, और यही कारण है कि कोई इनकी न तो रैली में आया न कोई इनकी यात्रा में आया। और दूसरा बताइए, क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि यूपी में आप किसका वोट खाने की कोशिश कर रहे हो? काहे के लिए आएंगे? इसीलिए तो कल मायावती ने कहा कि भैया हम तो अकेले लड़ेंगे। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, 14 में भी मिलके लड़े, 19 में भी मिलके लड़े और अभी भी उनकी यही मंशा है, चाहे उनकी 330 सीटें आई पिछली बार 19 में, लेकिन उन्होंने अरविंद जी, लेकिन इस बात को भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना कि इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ वो लोग भी कर रहे हैं जो कभी राहुल गांधी को लेकर पानी पी पी कर कोसा करते थे, और बड़े बड़े जो विपक्षी दल के नेता हैं वो साथ भी आ रहे हैं कई जगहों पर। प्राची जी, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ नंबर्स। भीड़ से नहीं होगा, वोट में कन्वर्ट चाहिए। अगर वो वोट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो कैसे होगा? और वोट में कन्वर्ट क्यों होगा? वोट में कन्वर्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो दाग लगे हैं वो दाग छुड़ा लोगे क्या? क्या 84 की दाग छूट जाएंगे? क्या जो इमरजेंसी लगाई वो दाग छूट जाएंगे? क्या किसानों को आपने एमएसपी नहीं दी? क्या लोग भूल गए उस बात को? देखिए, इन्होंने तो करके दिखाया है बकायदा। 19-20 हो सकता है, कमी हो सकती है किसी काम में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जनता तो टेस्ट करके देख रही है। चलिए महिमा जी, ये जो जनता का टेस्ट है ये कौन पास करेगा? अभी अरविंद जी जो चुटकी ले रहे हैं कि आपने तो चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी पर किसका क्या जवाब आ रहा है ये तो स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। जो प्रमुख विपक्षी दल हैं अलग अलग राज्यों में वही आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो कैसे एक बड़ी पिक्चर आप 30 जनवरी को दिखाएंगे जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, समापन होगा उसका? प्राची जी, आप ये देखिए कि परिणाम तो आने हैं 30 जनवरी को। अभी बड़ी रोचक बातें एलजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे और मैं बस ये सोच रही थी कि ये गजब की बात है कि एक राष्ट्रीय चैनल पर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से भी बोल सकते हैं क्या? ये दागों की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि भाजपा ने करके दिखाया है। कौन सा करके दिखाया है? एमएसपी की बात पर ये बोल रहे हैं भाजपा ने करके दिखाया है। 1.5 साल का कृषि आंदोलन जो कुंडली बॉर्डर पर चला, जो टिकरी बॉर्डर पर चला, जो राजधानी के अंदर किसानों को आने नहीं दिया गया, कीलें गाड़ दी गई सड़कों के अंदर, ये बोल रहे हैं भाजपा ने करके दिखाया है। हाँ, भाजपा ने करके दिखाया है कि तानाशाही को कैसे अंजाम दिया जाता है। उन्हें रोक सकी तो वो भीड़ ही थी, जिस भीड़ के को ये चुनौती दे रहे हैं ना, वो भीड़ ही थी जिसने भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया और प्रधानमंत्री को कैमरे पर राष्ट्रीय चैनल पर आकर माफी मांगनी पड़ी किसानों से और ये अपनी गलती को ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ा। दूसरा, थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे एसेंस ऑफ यात्रा क्या है। एसेंस ऑफ यात्रा यदि उनको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर वो उस कबूतर की तरह से पेश आ रहे हैं जो सामने बिल्ली को देख करके आंखें मींच लेता है और सोचता है कि कोई खतरा है ही नहीं। तो वो अभी भी अगर चौकन्ने हो जाएं और मन की बात से निकलकर जन की बात पर आ जाएं तो भी शायद ठीक रहेगा, वरना देर सवेर आज नहीं तो कल उनको नतीजे मिलेंगे ही। दूसरा, उन्होंने बोला कि कांग्रेस साफ है, कांग्रेस को वोट नहीं मिलते। तो ये जो यहाँ पर घोड़ाबाजारी, जो हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा करती है,
जिसका नतीजा मेघालय है, जिसका नतीजा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का तो हमने अभी अंजाम देखा। मध्य प्रदेश जो कि कोरोना की घोषणा करने से पहले मध्य प्रदेश का फेरबदल कर लिया, अपने आप को वहां पर सिक्योर कर लिया, जिसका नतीजा कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा राज्य इस समय है देश के अंदर। महिमा जी वो तो बातें ये ठीक किसी है, को लेकिन अभी बताने जो की- अरविंद जी कह रहे थे और किसी जो को- मेरा आपसे सवाल था वो उस बात को लेकर था जो कांग्रेस की तरफ से बड़ी मुखर तरीके से कही जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं 2024 के लिए, जिस चिट्ठी का जिक्र अरविंद जी कर रहे थे और ये भी कह रहे हैं कि देखिए पॉलिटिक्स में नंबर गेम्स कितना जरूरी है ये आप जानते हैं। वो जो चिट्ठी के जरिए आप लोगों का साथ जुटाने की कोशिश कर रही हैं, विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही हैं, उन कोशिशों का तो अभी तक कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 30 प्राची जनवरी को जी- क्या बड़ी पिक्चर दिखेगी ये मैं पूछ रही थी। उन्होंने तो 16 प्राची जनवरी जी- को दिखा दिया। प्राची जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आपने देखा होगा आदित्य ठाकरे भी साथ चले, सुप्रिया सुले भी साथ चली, नीतीश कुमार जी के बयान भी सामने हैं, तेजस्वी यादव जी के बयान भी सामने हैं, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो जम्मू कश्मीर में, आप देख पा रहे हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और हवा किस दिशा में बह रही है। हाँ। अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि ये भानुमति का कुंबा है और पहले क्या कर रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेता। मैं उनको याद दिला दूं कि इस देश ने पिछले 10 वर्षों में जो सबसे बड़े धोखे देखे हैं ना, उसमें से एक जम्मू कश्मीर का धोखा है, जहां पर पब्लिक मैंडेट को, जहां जनाधार को जिस तरह से ठुकराया भाजपा ठीक है ने, महिमा जी, फिर अपना- सवाल ये भी अपने पूछे जाएंगे कि जिन अलायंस नेताओं वहां के से हटा आपने नाम करके- गिनाए वो तो आपके अलायंस में है, वो तो आपके गठबंधन में है, अगर वो भी भारत जोड़ो यात्रा में साथ नहीं चलेंगे, वो भी आपके न्योते पर नहीं आएंगे तो फिर आप पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन रही बात जो आपने बीजेपी से सवाल उठाए हैं, राकेश जी जो सवाल अभी उठा रही है महिमा सिंह जी कि देखिए आप छोड़ दीजिए, आप जनाधार देखिए जो हमारे साथ चल रहा है, आप 2024 की पिक्चर अभी देख लीजिए, राहुल गांधी निरंतर चल रहे हैं, मुद्दों के साथ चल रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के इतने पैमाने हैं कि हमें किसी भी नेता की आलोचना करने की भी अब जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इस देश में 2014 से पहले कितने लोग इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आते थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी 12 रुपये पर, 300 रुपये पर, क्या क्या इंश्योरेंस के स्कीम्स आए। और मैं अब पुराना आंकड़ा बता रहा हूँ, मैं अभी अपडेट स्वयं को नहीं किया 2-3 महीने से, 49 करोड़ से अधिक लोग इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ला दिए गए। अब बताइए जिस देश में एक सरकार वो हाशिए के लोगों को इंश्योरेंस के सेक्टर में ला रही, जो बीमार पड़ जाए, जिसके घर में कोई आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक रूप से किसी की मृत्यु हो जाए और वो बेहाल हो जाता था, आज राज्य उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। इस शहरों में जो लोग चमक दमक में रहते हैं, जो लोग 10 जनपद के इर्द गिर्द रहते हैं, जो लोग इटली, अमेरिका, जापान से घूमते हैं, उन्हें शायद ये प्रधानमंत्री मोदी जी का किया हुआ कार्य दिखाई नहीं पड़ेगा। 10 करोड़ 11 करोड़ शौचालय बनना, उनको महिमा जी तो महिला हैं और शायद गांव से रही होंगी और इस बात को स्वीकार करेंगे कि ग्रामीण, वो कहेंगे नहीं नहीं टॉयलेट का पानी थोड़ा चूता है, टॉयलेट का थोड़ा सीमेंट खराब है, सब आपकी बात मान ले रहे हैं। 10-11 करोड़ टॉयलेट उन घरों में पहुंचा जिनकी महिलाओं को शाम को अपनी आवश्यकता के अनुसार, प्राकृतिक समय के अनुसार जाना पड़ता था। कब शाम होगा, कब लोग सार्वजनिक जगहों से अलग हो गए। ऐसी परिस्थितियां पैदा करना देश में, जिसके कारण कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया किताब 1927 में लिखी थी कि भारत की महिलाएं सड़कों पे शौच जाती हैं। इसी पर कैथरीन मेयो ने किताब लिखी थी 1927 में, जब भारत की बदनामी हुई थी और गांधी जी ने कहा था कि वो एक ड्रेन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। आज प्रधानमंत्री, उसी पर कितनी फिल्में बन गई हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो परिवर्तन हो रहा है वो जमीनी और बुनियादी परिवर्तन। हमें तो राहुल जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी पार्टी की नाम लेने की जरूरत है, हमें तो यह मोदी मंत्र है जो विकास का पर्याय बन गया। और विकास कोई सामान्य नहीं है। हमने कहा समाजवाद का बिना नाम लिए, समाजवाद को की बिना व्याख्या किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जमीन के लोगों को, हाशिए के लोगों को भारत के गणतंत्र से जोड़ दिया। महिमा जी आप एक सवाल का जवाब देते जाइए, मैं क्यों राहुल जी की आलोचना करें, वो यात्रा निकालें, यात्रा निकालते रहें, हजारों लोग जुटते रहें। मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने भी बचपन से अब तक सुना होगा पद्म अवार्ड किनको किनको मिलता था। अच्छे लोगों को मिलता था, मैंने कहा कि बुरे लोगों को मिलता था, लेकिन असामान्य काम करने वाले सामान्य लोग जो देहात में, वनवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, उनको कौन पूछता था। आज आप एक डाटा देख लीजिए, 2.5 दर्जन ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड मिला है 2014 के बाद से जिनके पैरों में चप्पल नहीं था।
लेकिन उनका काम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिकों, बड़े बड़े समाज सुधारकों से बड़ा काम था। ठीक है, इन मुद्दों का कितना असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा? 9 राज्यों पर पड़ेगा। राकेश, मैं एक बात, अंतिम बात, एक पंक्ति जोड़ दूं। एक पंक्ति जोड़ दूं। नरेंद्र मोदी जी इस गणतंत्र के सारथी बनकर आज वहां तक पहुंच रहे हैं जिन लोगों को नई दिल्ली एक लगता था जैसे कि लंदन गया और नई दिल्ली आ गया, इतना ही लगता था। बिल्कुल, लेकिन महिमा सिंह जी इन बातों से संतुष्ट नहीं है ना, विपक्ष के नेता इन बातों से संतुष्ट नहीं है। राकेश जी, आप लोगों की उपलब्धि उन्हें बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। वो लोग आश्वस्त हैं कि 2024 में आपको डगमगा देंगे और 240 तक तो ले आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। महिमा सिंह जी, तैयारी इसलिए भी बहुत बड़ी नजर आ रही है, जो भी कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले राकेश जी, फिर मैं उसके बाद बाकी मेहमानों पर जाऊं, छोटा सा रिएक्शन उस पर दीजिएगा, क्योंकि 9 राज्यों में अग्नि परीक्षा भी होनी है, जिसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी ये कोशिश करेगी कि आपकी सरकार को उखाड़ फेंके और जनता के सामने मैसेज दे कि आपका बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं रहा है, इसलिए तैयारी और भी ज्यादा अहम रह जाती है। मैं बात कर रही हूं छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। हम तो बिल्कुल तैयार हैं प्राची जी। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, हमने जो कहा है वो वहाँ करके दिखाया है। हमने जनता को बरगलाया नहीं है, नहीं हमने जनता से ऊंचे ऊंचे वायदे या जुमले किए हैं और उनको पूरा नहीं किया है, क्योंकि हम भाजपा की तरह नहीं हैं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसलिए जो जनता का फैसला होता है वो सर माथे पर होता है। और जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग इस देश ने पिछले 8 वर्ष में देखी है, उससे ये पता चलता है कि जनमत का कैसा उपहास भाजपा करती है। वैसा उपहास ना तो हम करते हैं ना हम होने देंगे। हिमाचल आपने देखा, ये लोग तो बिल्कुल जो है एक तरह से कॉन्फिडेंट थे, और आज भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे देखिए इतने आधे % का फर्क है, 0.9% का फर्क है, जबकि वो ये बताना भूल जाते हैं कि हिमाचल के अंदर उनका 5% वोट शेयर गिरा है। ये बताना वो भूल जाते हैं। तो ये अगर वोट शेयर गिरा है, इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे प्राची जी, और वही कारण छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस को आप देखेंगे कि पार लेकर जाएंगे, कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। जी, अगर और बाकी अगर आप राज्यों के हिमाचल अंदर दिखाती हैं तो फिर राकेश जी गुजरात की बात करने लग जाएंगे कि गुजरात में तो आप अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। आप गुजरात की बात करेंगी तो मैं राणेप की बात करूंगी। राणेप के अंदर सुबह सुबह आज रोड शो कैपिटल रीजन में किया है, आज रोड शो इंडिया गेट के पास किया है। राणेप के अंदर सुबह सुबह जो ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल हुआ था, ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुआ था, फिर मैं उसकी बात करूंगी। और फिर उसके ऊपर जवाब ये लोग देंगे नहीं, ये मुंह फेर लेते हैं। इनसे जब कायदे की बात पूछी जाती है कि राणेप के अंदर सुबह 100 मीटर चलकर प्रधानमंत्री कैसे गए, क्या यह ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? तो इस तरह के पता नहीं कितने आचार संहिता के उल्लंघन गुजरात के अंदर हुए, जिनको नजरअंदाज किया जाता रहा हमारे बार बार चेताने के बावजूद। एक तरफ आप कहते हैं आप लोगों को जनादेश स्वीकार है, दूसरी तरफ आप फिर बाकी चीजों का जिक्र करती है ना। लेकिन क्या आप इस बात से मना करेंगी कि उल्लंघन नहीं हुआ आचार संहिता का? मैंने बिल्कुल कहा जनादेश हमें स्वीकार है, लेकिन छोटा सा रिएक्शन कर दीजिए, मैं तहसीन जी के पास जाऊंगी। जो बातें भी महिमा जी कह रही है कि आपके पास सिस्टम है, आप दुरुपयोग करते हैं और इसीलिए जीतते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का उन्होंने उदाहरण दिया, ये बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं, वहाँ 30% शेड्यूल ट्राइब्स हैं और 12% शेड्यूल कास्ट है, 42% है। वहाँ का पर कैपिटा इनकम, रायपुर का पर कैपिटा इनकम है, ये 42% पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ का है, जो बस्तर में है, जो उस रिमोट एरिया में है, जहाँ तक सड़कें नहीं बन पाई हैं, जहां तक सरकारी अधिकारी नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं चल रहा। यदि कोई स्कूल चल रहा है तो आरएसएस का जो स्कूल है एकल विद्यालय वह चल रहा है। इनसे पूछिए कि कितने ट्राइबल एरिया में चिकित्सक जाते हैं, कितने ट्राइबल एरिया में शिक्षक जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की हालत दिन बुरी होती जा रही है। वह तो कांग्रेस का एक खजाना है। छत्तीसगढ़ एक खजाना है कांग्रेस का, 30 रुपए खजाना। सवाल आपसे पूछनी थी राकेश जी कि आपके हाथ में सिस्टम है, पावर है, आप दुरुपयोग करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अमेरिका जाते हैं और दूसरे देश जाते हैं और वहां लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां के सभी प्रवासी भारतीय इकट्ठा। क्या सिस्टम का दुरुपयोग है? प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, G20 में जो लोकप्रियता हो रही है, क्या वो सिस्टम का दुरुपयोग है? प्रधानमंत्री जी काशी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु जाते हैं, लाखों लोग सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, क्या बसों से लाया जाता है? विपक्षी शासित राज्यों में प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं और जो लोगों की हुजूम जुड़ती है, वह प्रधानमंत्री जी की वह लोकप्रियता है जो लोग देख रहे हैं कि देश की बुनियाद को ये बदल रहे हैं। ठीक है, और ये बुनियाद आने वाले 25 साल बाद ये हिंदुस्तान दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं पहली अंतिम बात कह दूं कि पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने 2047 की बात कही है।
कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन पार्टी सत्ता में होगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। महत्वपूर्ण यह है कि 2047 में भारत एक दुनिया के सबसे समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरे, यह दृष्टि कही जाती है। ठीक है, इसको राजनेता कहा जाता है। जो व्यक्ति इसकी होता कल्पना है और करता एक है, दीवार उसको खड़ी कर दी स्टेटमेंट कहा जाती है जाता है। बगल की बस्तियों को छुपाने के लिए, ये सिस्टम का दुरुपयोग है। ठीक है। नमस्ते ट्रंप होने पर जब दीवार खड़ी की जाती है रातों रात, वो होता है सिस्टम लेकिन सिस्टम फिर का आप ये जनता दुरुपयोग। के सामने और उजागर अभी क्यों नहीं कर पाई मैडम? वहां की जनता ने तो बार बार इन लोगों को ही चुना है। इतनी तमाम आप इतने देखिए, प्रॉब्लम्स गुजरात प्राची में जी, ये बताती हैं। सवाल- खैर ये मैं इस सवाल सवाल जो की आप कर चर्चा रही थोड़ी हैं- लंबी हो जाएगी। मैं जरा तहसीन जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। तहसीन जी, ये जो चर्चा चल रही है, जो सिस्टम के दुरुपयोग की बात चल रही है, कुछ भी हो, आज जो भी दिल्ली में बीजेपी कर रही है उसका अंदरूनी मामला है, इसे बौखलाहट से जोड़कर क्यों देख लिया जा रहा है? नहीं, मैं तो इसका इस्तकबाल करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी सड़क पर आ रहे, लोगों से मिल रहे, आवाम से मिल रहे, मन की बात छोड़ते काम की बात करेंगे, काम की बात सुनेंगे तो अच्छी बात है। जैसे इन्होंने कहा जन की बात अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? लोकतंत्र में आना चाहिए, शहंशाह की तरह थोड़ी बैठना चाहिए 8,500 करोड़ के एरोप्लेन में और 12 करोड़ की गाड़ी में। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये अच्छी बात है। मैं जो चीज कहना चाहता हूँ, मैं वापस से राकेश जी का आज थैंक यू कहना चाहता हूँ। राकेश जी सारे मेरी मन की बात कहते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट है, पार्टी जी मुझे फैक्ट चेक करना, सबसे कम बेरोजगारी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के राज्य में 2.5%। वही नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी कहते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट जिसने बनाए मैं उसको गिरफ्तार कर दूंगा। अरे आप ही की सरकार की रिपोर्ट है, आप ही गिरफ्तार करोगे। छत्तीसगढ़ का मॉडल अच्छा है, थैंक यू। 5,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल चालू हुई ताकि हमारे SC ST के बच्चे अंग्रेजी सीखे। आइए राकेश जी, आप और प्राची जी दोनों को मैं लेकर चलूंगा, मेरे साथ चले, अंग्रेजी मीडियम स्कूल दिखाऊंगा आपको। और जहां पर टीचर नहीं पहुंच पाती वहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे। मैं आपसे चैलेंज करता हूं राकेश जी, आप इस चैनल पे मुझे एक्सपोज कीजिए 25 इंग्लिश मीडियम स्कूल पिछले 10 सालों में, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गुजरात में चालू हुए 10। मैं 5 की बात, मैं 11 की बात नहीं करूं, 10 बता दीजिए इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गुजरात में सरकार ने शुरू किए। एक भी शुरू नहीं किए इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्यों? शिवराज सिंह चौहान के बच्चे अंग्रेजी पढ़े। प्राची जी, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे अंग्रेजी पढ़े, बाकी सारे इनके नेता के बच्चे अंग्रेजी पढ़े। जयशाह जी BCCI में अंग्रेजी में बात करें, और हमारे गरीब बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़े। वहां कहते हैं अंग्रेजी मत सीखो। क्यों नहीं सीखे अंग्रेजी? अंग्रेजी नहीं सिखाते। ये इनका। मैं आता हूं कर्नाटका पे, थैंक यू आपने कर्नाटका की बात की। कर्नाटका में पूल गिर गया और इनके एक प्रेसिडेंट, प्राची जी मुझे फैक्ट चेक करना, मैं इंडिया टीवी पे झूठ नहीं बोलता, इनके भाजपा के प्रेसिडेंट कहते सड़कों की बात मत करो, लव जिहाद की बात करो, डेवलपमेंट की बात मत करो। वहां फ्लाईओवर गिर गया। फ्लाईओवर मोरबी पे कहा गिरा? प्राची जी आपके साथ इंडिया टीवी पे था, जो मोरबी के वो अजंता के मालिक है पकड़े गए। गुजरात में तो इनका शासन है, दुनिया के सबसे कद्दावर प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर गृह मंत्री और सबसे अच्छे देखिए, इस बात से इनकार नहीं है कि इस देश में मुद्दे हैं या मुद्दे नहीं है। जो सवाल आज सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी अपनी ताकत का एहसास करा रही है, बीजेपी एक एक अपने बड़े नेताओं को, आज फ्रंट रो देख लेते आप, जो अंदर से तस्वीरें सामने आ रही थी, उसमें मुख्यमंत्री योगी थे, उसमें नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े नेता थे। सवाल ये है कि उसके आगे सामने क्या? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, चिट्ठी तो लिख रहे हैं, लेकिन उसका असर कितना पड़ रहा है? सवाल इस बात को लेकर है। मैं 4 लाइनों में इसका जवाब दूंगा। इकबाल के 2 लाइन है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते नहीं, गिना करते हैं, तोला नहीं करते। मैं बिल्कुल मानता हूं वाजपेयी जी की बात कि बंदों को गिना करते तो नंबर का गेम है, मैं इस बात को मानता हूं। तो ये चीज याद रखिए राकेश जी, चाहते शौहरते इज्जते उल्फते सब कुछ इस दुनिया में मिलता नहीं। आज भाजपा जहां कल कांग्रेस थी, आज भाजपा जहां कल कांग्रेस थी, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। वक्त हमेशा बदलता है, ये आवाम है, ये सब जानती है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अरविंद जी, वक्त क्या बदलेगा? जो बात अभी तहसीन जी कह रहे हैं कि वक्त है, कभी भी बदल जाता है। 24 में तो नहीं बदल रहा, 2024 में नहीं बदल रहा, ये इनको भी मालूम है। ऐसा नहीं हो वाजपेयी जी, कहने को कह रहे हैं, देखिए कोई मालूम है, और महिमा जी बैठी है, इनको भी मालूम। देखिए ऐसा है कि एक तरफ इतना विशालकाय टीम है, इतना विशालकाय व्यक्तित्व है, और दूसरी तरफ यात्रा की बात कर रहे हैं कि यात्रा से हम डेवलप कर लेंगे चीज। लेकिन शुरुआत इन्होंने यात्रा में आज तक ये नहीं बताया कि यात्रा मोदी को हटाने के लिए हो रही है। पूछो इनसे, ये तो नहीं कहते कि मोदी को हटाने के लिए हो रही है, ये कहते हैं यात्रा से कोई इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, चुनाव का कोई मतलब नहीं है, हम तो भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि पिछले 9 साल से जो सरकार चल रही है वो संविधान के हिसाब से ही चल रही है ना? सारे फैसले जो सरकार के इनको अच्छे नहीं लगते वो सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज करते हैं, लेकिन वहां से ठप्पा लगता है सरकार के फेवर में बाकायदा। वहां ज्ञानी पुरुष बैठे, जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा है, पार्लियामेंट में विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, बाकी बजट सेशन, सब संविधान से ही काम हो रहा है।
और मैक्सिमम स्कीमें आपकी है, मैक्सिमम स्कीमें जो कांग्रेस ने बनाई है उन्हीं को इन्होंने ठीक तरीके से लागू कर दिया, ठीक तरीके से जमीन पे उतार दिया। उसी के कारण 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इनकी थी फूड सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन ये जमीन पर नहीं ले जा पाए। तो यही फर्क है। जनता क्या समझ रही है कि इन लोगों ने काम करके जमीन पे उतारा है और उसको इंप्रूव करे जा रहे हैं, डे बाय डे इंप्रूव करे जा रहे हैं, इसलिए बार बार मोहर लग रही। 14 में लगी तो 19 में खत्म कर देते ना, 19 में फिर लगा दी। और अभी गुजरात में कितना मेगा शो करके स्टैंपिंग करी है, कितने 156 सीटें मिली हैं इनको 182 में से। तो मतलब ये क्या जाहिर कर रहा है। और कल मायावती की जो स्टेटमेंट है कि जी हम तो अकेले लड़ेंगे, अखिलेश बाबू ने कह दिया जी हमारा भी अलग है, उधर बिहार में नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू आपस में लट्ठम लट्ठा कर रहे हैं। तो काहे की एकता? ओपन सीक्रेट है कि लेकिन अगर ये नीतीश इकट्ठे हो जाएंगे तो लेकिन नीतीश कुमार समर्थन भी तो कर रहे हैं। जब उनसे राहुल गांधी को हाँ, लेकर सवाल पहले पूछा अपने- जाता है वो कहते हैं कि पहले हाँ अपने- ठीक है, हम पहले- राजी हैं, हम राजी हैं अपने आप को अपने घर सेक्रीफाइस करने बचाएंगे के लिए। कि समर्थन करने से काम चलेगा। आए थे, एक बार आए थे, लेकिन अब वो फिर वहीं फंस गए। उनकी कुर्सी का चक्कर चला हुआ वहां पे, वो एक दूसरे को छीनाछानी कर रहे हैं। ठीक। तो हमारा कहना ये है कि एक तरफ इतना विशालकाय व्यक्तित्व है और पूरी टीम, जो एक चुनाव खत्म हुआ फौरन लग जाता है नेक्स्ट डे। तो वो यात्रा नहीं, वो तो काम करते हैं मोड पे, वो पन्ना प्रमुख और ठीक बूथ। है, तहसीन जी छोटा सा एक रिएक्शन दीजिएगा, फिर महिमा जी से सवाल लूंगी। नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा वाजपेयी जी ने। पूरी टीम लगी हुई है, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव, और जो चुनाव हार जाते हैं गवर्नर का शासन लगाने का, गवर्नर का रोल आ जाते हैं। तमिलनाडु से लेके छत्तीसगढ़ तक, वेस्ट बंगाल, जीजा देखिए जहां विपक्षी सरकार है वहां गवर्नर लड़ रहे मुख्यमंत्री के साथ। वही बिल जो कर्नाटका और छत्तीसगढ़ ने पास किया, वही बिल प्राची जी, सेम टू सेम वही बिल कर्नाटका का गवर्नर साइन करते, छत्तीसगढ़ के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।